देखिए बच्चों, आज हम पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे। पोटेंशियोमीटर क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस को विदाउट एनी एरर, मतलब 100% प्योरिटी से पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है पोटेंशियोमीटर। जबकि वोल्टमीटर जो है किसी पोटेंशियल डिफरेंस को ट्रू वैल्यू से कम वैल्यू रीड करता है। ट्रू वैल्यू से कम वैल्यू रीड करता है वोल्टमीटर। क्यों? क्योंकि जिस पोटेंशियल डिफरेंस को हम रीड करना चाह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वोल्टमीटर, उस सर्किट में से, उस रेजिस्टेंस में से कुछ करंट लेकर पोटेंशियल डिफरेंस को बता पाता है वोल्टमीटर। मतलब सब अमाउंट जो है करंट ड्रॉ करता है वोल्टमीटर, और जब करंट ड्रॉ कर ली वोल्टमीटर ने, तो जो रेजिस्टेंस में से पहली ओरिजिनल जो करंट थी, उस करंट की वैल्यू अब कुछ कम हो गई, और जब करंट की वैल्यू कम हो गई तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कम हो गई। इसका मतलब वोल्टमीटर जो है कुछ कम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा, ट्रू से कम वैल्यू को, है ना। कैसे करेगा? देखो यहाँ पे हम सर्किट में शो करते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई 2 ओम रेजिस्टेंस है ना, इसके अक्रॉस जैसे इसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है सपोज करते हैं। अब इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो तो ट्रू कितना होगा? 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 मतलब 2 वोल्ट। ओम्स लॉ से 2 इंटू 1 इजकल टू 2 वोल्ट। अच्छा, ये लेक्चर कौन सा है अपना? लेक्चर 5, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, अब इस वोल्टमीटर की हेल्प से इस 2 वोल्ट को हमें रीड करना है। तो वोल्टमीटर का एक टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, एक यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो जो ये 1 एम्पियर पहले जा रही थी, अब इसमें 1 एम्पियर नहीं जाएगी, कुछ करंट ये ड्रॉ कर लेगा वोल्टमीटर। सपोज करते हैं इसने ड्रॉ कर लिया 0.1 एम्पियर। तो अब रेजिस्टेंस में से कितनी करंट जाएगी? 1 एम्पियर आ रही थी, 1 में से 0.1 इसने वोल्टमीटर ने ड्रॉ कर लिया, तो इसमें जाएगी 0.9 एम्पियर। तो अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 2 इंटू 0.9, तो कितना हो गया? 1.8 वोल्ट। इसका मतलब अब ये जो वोल्टमीटर है वो कितने को शो करेगा? 2 वोल्ट के बजाय 1.8 वोल्ट को शो करेगा। तो यहाँ पे इसकी जो निडल है 2 वोल्ट से पहले रहेगी 1.8 पर, तो ये 1.8 वोल्ट को बता पा रहा है, जबकि बताना कितने को चाहिए था? 2 वोल्ट को। लेकिन 2 वोल्ट को नहीं बता पा रहा है। क्यों नहीं बता पा रहा है? क्योंकि इसने 0.1 एम्पियर करंट ड्रॉ कर ली इस 2 ओम में से। तो ये कुछ करंट ड्रॉ करके रीडिंग बता पाता है। तो हमें कोई ऐसा एपरेटस चाहिए जो करंट ड्रॉ किए बिना, सर्किट में से, रेजिस्टेंस में से करंट को ड्रॉ किए बिना पोटेंशियल डिफरेंस को बता दे। ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है पोटेंशियोमीटर। इसका मतलब वो 100% प्योरिटी से बताएगा, जबकि ये हमेशा करंट ड्रॉ करके बताएगा। क्योंकि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनिट नहीं होता। इनफाइनिट होगा तब तो करंट ड्रॉ जीरो हो जाएगी, लेकिन इनफाइनिट होता नहीं है। इनफाइनिट से कम होता है, मतलब हाई तो होता है लेकिन इनफाइनिट नहीं होता है। यदि इसका पोटेंशियल डिफरेंस, यदि इसका रेजिस्टेंस इनफाइनिट होता तो करंट ड्रॉ की वैल्यू जीरो होती, और फिर ये ट्रू पोटेंशियल डिफरेंस को बताता। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो बिना करंट ड्रॉ किए पोटेंशियल डिफरेंस को बता दे, उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं पोटेंशियोमीटर। तो ये आपने देखा कि वोल्टमीटर हमेशा ट्रू वैल्यू से कम वैल्यू को बता पाता है। तो अब हम पोटेंशियोमीटर पे आते हैं। पोटेंशियोमीटर विदाउट एनी करंट ड्रॉइंग पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है। इसलिए पोटेंशियोमीटर को हम आइडियल वोल्टमीटर भी कह सकते हैं। मतलब ऐसा वोल्टमीटर जो 100% प्योरिटी से पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है। अच्छा, पोटेंशियोमीटर की लैब में कंस्ट्रक्शन क्या होती है, पहले उसको देखते हैं। लैब में कुछ नहीं, एक वुड का एक कार्डबोर्ड होता है, ऐसे रेक्टेंगुलर। इस कार्डबोर्ड पर नाइक्रोम या मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन या यूरेका, मतलब ये एलॉय होते हैं, इनका जो
रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है और अल्फा रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट लो होता है। तो इसमें 10 मीटर लेंथ जो फिजिक्स लैब में है उसमें पोटेंशियोमीटर वायर की जो लेंथ होती है वो 10 मीटर होती है, बाकी कुछ भी ली जा सकती है। लेंथ ज़्यादा लेते हैं तो सेंसिटिविटी हाई हो जाती है। सेंसिटिविटी के बारे में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे समझो कि जो फिजिक्स लैब में इस वायर की लेंथ होती है वो 10 मीटर होती है। लेंथ कुछ भी ली जा सकती है, लेकिन तो 10 मीटर लेंथ का वायर में शो कर रहा हूँ। तो 10 मीटर लेंथ का सीधे यदि 10 मीटर शो करूँगा तो बहुत लंबा ये वुड का कार्डबोर्ड हो जाएगा। तो उस 10 मीटर को हम पहले बेंड करके फिर इस पे लगाते हैं। तो बेंड करने के लिए कुछ कॉपर की स्ट्रिप्स की हेल्प लेते हैं और स्क्रू की हेल्प लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक स्क्रू ले लिया, तो यहाँ से बांध के सीधा वायर एकदम स्ट्रेट, फिर इसके आगे से फिर ये स्क्रू एक ऐसे एकदम स्ट्रेट, 2 स्क्रू इधर ले लिए। गैप देने के लिए 2 स्क्रू थोड़ा गैप पर रखेंगे और वायर को ऐसे खींचकर ऐसे स्ट्रेट बांधते हैं एकदम। फिर ये 2 स्क्रू इधर, इसमें जो बीच के गैप होता है वो 1 मीटर का होता है, तो 10 हो जाने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी 8 हुए। एकदम स्ट्रेट बांधना है, लूज नहीं रहना चाहिए ना, एकदम स्ट्रेट खींचकर एकदम स्ट्रेट। स्केल से ड्रॉ कर सकते हो आप यदि डायग्राम को सही बनाना चाहे तो। एक बड़ा स्केल ले लिया, उससे ड्रॉ कर सकते हो। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, एक की लेंथ होती है 1 मीटर, तो 10 की हो गई 10 मीटर। अब ये ऐसे लग रहा है जैसे 10 वायर है, लेकिन 10 वायर नहीं है एक्चुअल में, वायर एक ही है। ये बेंड होके आ रहा है वापस, एक ही वायर है। अच्छा, इसको जैसे ये लूज नहीं हो पाए, ये वायर निकल नहीं पाए, तो यहाँ पे कॉपर की स्ट्रिप ऐसे लगा देते हैं, ऐसे कॉपर की स्ट्रिप लगा देते हैं ऊपर से, तो इसको फिक्स कर देते हैं वायर को, तो ये वायर निकल नहीं पाएगा। कॉपर की स्ट्रिप का कांटेक्ट नहीं उठाना चाहिए, गैप होना चाहिए बीच में ना। बनाते समय भी गैप तो होता ही है लैब में तो, लेकिन आप जब बनाते हैं तो ये भी गैप रहना चाहिए, कांटेक्ट नहीं बन पाए इनका आपस में। ऐसे इधर कॉपर की स्ट्रिप से प्रेशर दे देते हैं, दाब, ताकि ये वायर लूज होके निकल नहीं पाए। अच्छा, जैसे मीटर बेज में 100 सेंटीमीटर लेंथ का जो एक स्केल था, वैसे इसमें भी एक स्केल लगा रहता है, बीच में 100 सेंटीमीटर का गैप होता है। 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर। तो वहाँ पे जैसे बैलेंस लेंथ को रीड किया था, वैसे यहाँ पे भी बैलेंस लेंथ को हम रीड करेंगे। और इस कार्डबोर्ड के ऊपर एक लकड़ी का स्केल लगा रहता है जिसकी लेंथ होती है 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर। इस तरीके से यहाँ 99, फिर 100 सेंटीमीटर हो गया, 98 सेंटीमीटर।
नीचे भी जहाँ पे 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ है वहाँ पे 99, जहाँ पे 2 सेंटीमीटर लिखा हुआ है वहाँ पे 98, ऐसे जहाँ पे यहाँ 99 है वहाँ पे 1 सेंटीमीटर, जहाँ पे 98 है वहाँ पे 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब इस स्केल का जो कैलिब्रेशन होता है वो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में होता है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में स्केल का कैलिब्रेशन रहता है। अब कनेक्शन के लिए हम बैटरी कनेक्ट करते हैं, करंट को कंट्रोल करने के लिए रियोस्टेट कनेक्ट करते हैं और करंट को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच भी कनेक्ट करते हैं। तो देखिए जैसे ये बैटरी है, ये रियोस्टेट काम में ले लिया हमने, फिर यहाँ से वायर कनेक्ट करके इस पॉइंट पर लगा दिया। ऐसे इधर हम की को काम में लेके लगा देते हैं। की आप इधर भी लगा सकते हो, की इधर भी लगा सकते हो, स्विच को करंट को ऑन ऑफ करने के लिए, है ना। जैसे स्विच को ऑन करेंगे ना तो इसमें करंट फ्लो होगी, कैसे फ्लो होगी, प्लस से बाहर ऐसे करंट फ्लो होगी इसमें। ऐसे करंट फ्लो होगी। इस तरीके से करंट फ्लो की जाएगी। अच्छा, इस बैटरी का जो ईएमएफ है इसको हम ई से डिनोट कर देते हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से। यहाँ रियोस्टेट में जो रेजिस्टेंस यूज हो पा रहा है उसकी कुछ वैल्यू तो होगी, सपोज करते हैं वो वैल्यू आर डैश है, कितना, इधर से नहीं यूज होगा, इधर से होगा, है ना। देखो करंट ऐसे जाएगी ऐसे, तो ये वाला रेजिस्टेंस यूज होगा आर डैश, है ना। करंट ऐसे जाएगी तो ये रेजिस्टेंस यूज होगा, इसकी वैल्यू सपोज करते हैं आर डैश है। अच्छा, ये रेजिस्टिव वायर होता है, ये 10 मीटर लेंथ का, देखो 10 मीटर लेंथ का कैसे, ये 10 वायर दिखाई दे रहे हैं लेकिन एक्चुअल में है 10 वायर नहीं, वायर एक ही है। तो करंट पहले यहाँ से स्टार्ट होगी इसमें फ्लो होना, पहले तो कॉपर स्ट्रिप है, तो कॉपर का तो रेजिस्टेंस होता नहीं है, जीरो रेजिस्टेंस मान के चलते हैं हम। तो पहले कॉपर स्ट्रिप में करंट है, आगे चल के मजबूरी है रेजिस्टेंस में से फ्लो होने की। फिर जैसे कॉपर स्ट्रिप का कॉन्टैक्ट आ जाएगा तो कॉपर में से फ्लो होगी, फिर वापस रेजिस्टेंस इस वायर में से फ्लो होगी, फिर कॉपर स्ट्रिप में फ्लो होगी, फिर वायर में से फ्लो होगी, है ना। तो मतलब जब कांटेक्ट वायर का कॉपर स्ट्रिप से है तो कॉपर स्ट्रिप को सेलेक्ट करेगा करंट, क्योंकि कॉपर का रेजिस्टेंस 0 और वायर का रेजिस्टेंस तो हाई है, तो हाई रेजिस्टेंस में से फ्लो ना होकर कॉपर में से फ्लो होगी, फिर आगे चल के मजबूरी है उसकी रेजिस्टेंस में से फ्लो होने की, वायर में से फ्लो होने की। तो वो कितना वायर है, उस वायर की लेंथ कितनी है जिसमें से करंट फ्लो हो रही है, तो उस वायर की लेंथ है, ये 10 है, 10 है तो 10 मीटर, ठीक। तो 10 मीटर लेंथ का रेजिस्टेंस वायर होता है, किसका होता है ये, या तो नाइक्रोम या कॉन्स्टेंटन या यूरेका या मैग्नीम, जिसके रो की वैल्यू तो होती है हाई, रेजिस्टिविटी की तो वैल्यू होती है हाई और एल्फा की वैल्यू होती है लो। अच्छा, अब ये जो सर्किट बना है इस सर्किट को कहते हैं प्राइमरी सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो इस प्राइमरी सर्किट, इसको प्राइमरी सर्किट कहते हैं। तो प्राइमरी सर्किट में जो ये कनेक्टेड बैटरी है, इस बैटरी के ईएमएफ को हम ईपी से डिनोट करते हैं, ईपी। तो पी का मतलब प्राइमरी सर्किट में कनेक्टेड बैटरी, तो ईएमएफ ईपी और रेजिस्टेंस इंटरनल स्मॉल आर। अच्छा, ये तो हमने फुल कंस्ट्रक्शन बता दी है, लेकिन हम सर्किट में बार बार ऐसे कार्डबोर्ड को और ऐसे वायर को नहीं दिखाएंगे, वायर को हम सीधा दिखा देंगे और उसकी 10 मीटर लेंथ ले लेंगे। फिजिक्स लैब में तो 10 मीटर होती है, बट जरूरी नहीं है कि 10 मीटर ही लें, पोटेंशियोमीटर में लेंथ कम भी ले सकते हैं और ज़्यादा भी ले सकते हैं, वो कैपिटल एल लेके चलेंगे। तो मैं यहाँ पे इसी सर्किट को एक छोटे सर्किट में दिखा रहा हूँ।
जैसे इस वायर को मैंने ऐसे स्टेट दिखा दिया और इसकी लेंथ ले रहे हैं हम कैपिटल एल। अच्छा, ये जो 10 मीटर लेंथ का वायर है इसको 10 मीटर ना लेकर हम कैपिटल एल लेके चल रहे हैं और इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, टोटल रेजिस्टेंस इसका, तो उस रेजिस्टेंस को हम कैपिटल आर लेके चल रहे हैं, कैपिटल आर ओ। अच्छा, अब इसके अक्रॉस बैटरी कनेक्टेड है, ये ईपी, अब इसको हम रियोस्टेट की हेल्प से इसके अक्रॉस हम कनेक्ट करेंगे। रियोस्टेट आप इधर भी कनेक्ट कर सकते हैं, इधर भी कनेक्ट कर सकते हो, वो तो सर्किट में आना चाहिए रियोस्टेट, है ना। ऐसे की आप सोचो करंट को ऑन ऑफ करने के लिए इधर भी कनेक्ट कर सकते हैं, इधर भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे पॉजिटिव को मैंने इससे कनेक्ट कर दिया, इधर रियोस्टेट कनेक्ट कर लेते हैं। ये जो पॉइंट होता है ना ऐसे एरो वाला पॉइंट का मतलब होता है कि ये फिक्स्ड पॉइंट नहीं है, ये मूवेबल है, इसको इसके ऊपर खिसकाया जा सकता है। और यदि इस तरीके से हो बिना एरो के, जैसे ये है, इसका मतलब ये बांधा हुआ है, फिक्स्ड हो गया है, तो ये मूवेबल है इसके ऊपर। अब जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे, के को ऑन कर देंगे, तो इसमें करंट फ्लो होगी पॉजिटिव से नेगेटिव, ऐसे फ्लो होगी। यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस यूज हो पा रहा है इसको हम आर डैश लेके चल रहे हैं, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, और ये पोटेंशियोमीटर वायर है यहाँ से यहाँ तक, इसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, लेंथ इसकी 10 मीटर के बजाय कैपिटल एल लेके चल रहे हैं। अच्छा, ये जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है ये वाला एंड पोटेंशियोमीटर वायर का, इसको ए से डिनोट करते हैं और नेगेटिव साइड के एंड को बी से डिनोट करते हैं। बैटरी की पॉजिटिव साइड के एंड को ए से और बैटरी की नेगेटिव साइड के एंड को बी से, जो पोटेंशियोमीटर वायर है। तो पोटेंशियोमीटर वायर कहाँ से कहाँ हो गया, ए से बी। ऐसे इसमें भी जो पोटेंशियोमीटर वायर है वो यहाँ से और यहाँ तक है फाइनली, है ना। तो ए पॉइंट कौन सा होगा, बैटरी की पॉजिटिव साइड में, मतलब ए पॉइंट होता है हाई पोटेंशियल और बी पॉइंट होता है लो पोटेंशियल। तो ए पॉइंट बैटरी की पॉजिटिव साइड में होगा हाई पोटेंशियल, पॉजिटिव मीन्स हाई पोटेंशियल, नेगेटिव साइड मीन्स लो पोटेंशियल। तो इसमें बैटरी का पॉजिटिव इस साइड में है, तो ये इससे कनेक्टेड है, इसका मतलब पोटेंशियोमीटर वायर का ये जो एंड है वो हाई पोटेंशियल है, तो ये ए है। ऐसे ही ये बैटरी की नेगेटिव साइड में, इसका मतलब ये लो पोटेंशियल है, तो ये बी है। तो ए से बी हम थ्योरेटिकली यहाँ पे कैपिटल एल लेंथ लेके चल रहे हैं और इसका रेजिस्टेंस आर लेके चल रहे हैं ना। तो ये प्राइमरी सर्किट है, पूरी कंस्ट्रक्शन तो इस तरीके से होती है, लेकिन हम बार बार जब इस सर्किट को ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से ड्रॉ करेंगे और इसका नाम क्या है, प्राइमरी सर्किट। अब प्राइमरी सर्किट से रिलेटेड एक डेफिनेशन है पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होती है, पोटेंशियोमीटर वायर की यूनिट लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियोमीटर वायर की यूनिट लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस। देखो क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस, पहले ए से बी जो वायर है ना पोटेंशियोमीटर वायर, इसका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ए से बी का। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ से लिखेंगे, तो आई इंटू आर। तो इसमें करंट कुछ एज्यूम करनी पड़ेगी, करंट फ्लो हो रही है, सपोज करते हैं आई फ्लो हो रही है। तो ए से बी तक का रेजिस्टेंस हम खुद एज्यूम करके चल रहे हैं आर कैपिटल, और करंट हमने एज्यूम किए आई बैटरी की वजह से, ईपी की वजह से। तो ए से बी तक का पोटेंशियल डिफरेंस आई इंटू आर। आई की वैल्यू आई की वैल्यू सर्किट में कितनी होगी, सर्किट का ईएमएफ ईपी और सर्किट का रेजिस्टेंस आर डैश स्मॉल आर, ईपी अपॉन आर प्लस आर डैश प्लस स्मॉल आर। टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दिया ईपी को, तो ये करंट की वैल्यू होगी इनटू आर।
ठीक है, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया ए से बी तक का टोटल। तो ए से बी तक का मतलब कितनी लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस है, ये कैपिटल एल लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस है। कितनी लेंथ का, कैपिटल एल। तो अब हमें यूनिट लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। तो यूनिट लेंथ के पोटेंशियल डिफरेंस को लिखेंगे तो कैपिटल एल लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना, बी ए बी। तो यूनिट लेंथ का कितना, एल से डिवाइड कर देंगे। तो ये यूनिट लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। और यूनिट लेंथ के पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, और इस एक्स को कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर या पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर वायर की पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलो चाहे पोटेंशियोमीटर की बोलो, एक ही बात है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। मीटर वायर। तो अब इसमें बी ए बी की वैल्यू पुट कर देते हैं। बी ए बी की वैल्यू ये रही, तो ई पी आर प्लस आर डैश प्लस स्मॉल आर इंटू में आर, और नीचे एल भी है, एल। ठीक है, तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला आ गया है ना। पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर के लिए ये फॉर्मूला आ गया। तो इसका हेडिंग डाल सकते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। तो ये किसकी हेल्प से, पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो फॉर्मूला हमने लिखा है वो किसकी हेल्प से लिखा है, पोटेंशियोमीटर वायर के प्राइमरी सर्किट की हेल्प से। इसमें एक सेकेंडरी सर्किट भी बनेगा आगे चल के। इस प्राइमरी सर्किट के नीचे जो सर्किट बनता है उसको सेकेंडरी सर्किट कहेंगे हम आगे चल के। तो इस प्राइमरी सर्किट की हेल्प से हमने करंट की वैल्यू लिखी, फिर ए से बी तक का पोटेंशियल डिफरेंस लिखा पूरी लेंथ एल का, फिर यूनिट लेंथ का लिखा। तो यूनिट लेंथ के पोटेंशियल डिफरेंस को हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट बोला। तो बताइए पोटेंशियल ग्रेडियंट किस किस पर डिपेंड कर रही है, ई पी, आर, आर डैश, स्मॉल आर और एल। जनरली आर डैश और स्मॉल आर की वैल्यू हमें नॉन नहीं होती। आर डैश क्या चीज़ है, आर डैश है यहाँ से यहाँ तक जो रियोस्टेट में यूज्ड रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं चल पाती है लैब में प्रैक्टिकली। तो जब इसकी वैल्यू पता चलेगी नहीं, ऐसे स्मॉल आर इसका वेरी करता रहता है विद टाइम, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। आज जो रेजिस्टेंस है, अभी जो रेजिस्टेंस है वो 2-3 घंटे बाद मतलब टाइम के साथ वेरी करेगा। तो अभी जो मेजर की गई है तो जरूर नहीं है कुछ समय बाद वो वैल्यू हो, क्योंकि कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, जो इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन है, टेम्परेचर है, उस बातों पर डिपेंड करता है ये इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का। तो इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का नॉन नहीं होता है, आर डैश भी रियोस्टेट से नॉन नहीं होता है। तो जब नॉन होंगे नहीं प्रैक्टिकली तो फिर हम पुट नहीं कर सकते इनकी वैल्यू, और पुट नहीं कर सकते तो फिर इस फॉर्मूले से प्रैक्टिकली हम एक्स की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो फिर हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए कोई दूसरा तरीका पता होना चाहिए। तो एक दूसरा तरीका भी है, एक नॉन सेल। नॉन सेल का मतलब जिसका ईएमएफ हमें पहले से पता हो, उस सेल को हम इस पोटेंशियोमीटर वायर पे बैलेंस करके एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, और उस नॉन सेल की हेल्प से एक्स की वैल्यू फाइंड करने को हम स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर कहते हैं, या स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर कहते हैं। एक्स की वैल्यू फाइंड करना विद द हेल्प ऑफ नॉन सेल, विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड सेल। जिसका ईएमएफ नॉन होता है ना, उसको नॉन सेल कह दो चाहे स्टैंडर्ड सेल कह दो। तो जिसका ईएमएफ पहले से नॉन है उसको स्टैंडर्ड सेल भी कहते हैं। स्टैंडर्ड सेल की फॉर्म में अपने फिजिक्स लैब में 2 सेल हैं, लेक्लांसी सेल और डेनियर सेल। इनको एक बार बना दिया जाता है तो काफ़ी लंबे समय तक इनका ईएमएफ कांस्टेंट बना रहता है, चेंज नहीं होता। जैसे आज हमने नया सेल बना दिया डेनियल, तो कल उसको परसों उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, काफ़ी लंबे समय तक 6 महीने तक
कांस्टेंट बना रहेगा। तो जिसका ईएमएफ कांस्टेंट बना रहता है, नॉन ईएमएफ होता है, तो उसको स्टैंडर्ड सेल कहते हैं। स्टैंडर्ड सेल की फॉर्म में अपने फिजिक्स लैब में दो सेल है, डेनियल सेल और लेक्लांसी सेल। डेनियल सेल का ईएमएफ होता है 1.08 वोल्ट और लेक्लांकी सेल का होता है 1.5 वोल्ट। तो डेनियल सेल या लेक्लांकी सेल की हेल्प से, मतलब स्टैंडर्ड सेल की हेल्प से हम एक्स फाइंड करेंगे और उस मेथड को, उस प्रोसेस को कहेंगे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। इस फॉर्मूले से क्यों नहीं कर पा रहे एक्स? क्योंकि प्रैक्टिकली आर डैश और सिमुलर हमें नॉन नहीं होते, नॉन नहीं होते तो वैल्यू पुट नहीं कर सकते, तो एक्स की वैल्यू फाइंड नहीं हो पाएगी। लेकिन न्यूमेरिकल तो आपको दिया जा सकता है। जैसे क्वेश्चन में आर डैश, स्मॉल आर एल ई पी सब दे दिया, तो एक्स तो पूछा जा सकता है न्यूमेरिकली। तो अब हम किसकी बात करेंगे? एक्स फाइंड करने की दूसरा मेथड, जिसको हम कहेंगे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। अच्छा, एक्स की यूनिट लिख सकते हो आप। यूनिट क्या हो जाएगी? ये ऊपर वोल्ट है, नीचे मीटर है, तो वोल्ट पर मीटर। ऐसी डायमेंशन लिख सकते हो, ऊपर पोटेंशियल की डायमेंशन, नीचे लेंथ की डायमेंशन, तो एक्स की डायमेंशन आ जाएगी। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। देखो क्या होता है, प्राइमरी सर्किट की में जो एक्स है पोटेंशियोमीटर वायर की, उसको हम फाइंड करेंगे कैसे? जैसे ये पोटेंशियोमीटर वायर है, ये कौन सा पॉइंट होता है? ईपी जो बैटरी है उसके पॉजिटिव से, मतलब हाई पोटेंशियल को रखना, ये को हाई पोटेंशियल पर रखना है। फिर करंट को कम ज़्यादा करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम रेजिस्टेंस भी लगा देते हैं। करंट को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच। तो जैसे इसको ऑन करेंगे तो इसमें करंट फ्लो होगी। इसका ईएमएफ, ये प्राइमरी सर्किट कहा जाता है, इसलिए इसके ईएमएफ को, बैटरी के ईएमएफ को हम ई के बजाय ईपी से डिनोट करते हैं। इसका इंटरनल स्मॉल आर। यहाँ पे जो यूज्ड रेजिस्टेंस है वो आर डैश, और ए से बी तक जो पोटेंशियोमीटर वायर है इसका रेजिस्टेंस आर। अच्छा, तो बताइए, ये हाई पोटेंशियल पे बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है इसलिए, और ए से मैं आगे बढ़ूंगा रेजिस्टेंस में, ये रेजिस्टेंस है, ये तो कनेक्टिंग वायर है, मतलब कॉपर वायर है जिसका रेजिस्टेंस 0 है, बट ये रेजिस्टिव वायर है। वैसे तो रेजिस्टिव वायर को ऐसे डिनोट करते हैं इस तरीके से, लेकिन ऐसे काफ़ी लंबा वायर है तो ऐसे में रिप्रेजेंट करूंगा तो ये अच्छा नहीं लगेगा, तो रेजिस्टिव वायर को ऐसे सीधे ही डिनोट कर दिया जाता है ना। तो ये रेजिस्टिव वायर है। अब जैसे मैं इस रेजिस्टेंस में आगे बढ़ूंगा तो पोटेंशियल की वैल्यू ड्रॉप होगी, तो पोटेंशियल कंटिन्यूसली ड्रॉप हो रहा है, तो बी का मिनिमम। लेकिन यहाँ पे कोई बीच में कोई पॉइंट ले लेता हूँ जैसे डी, तो डी का पोटेंशियल ए के कंपैरिजन में लो होगा, क्योंकि बीच में पोटेंशियल रेजिस्टेंस की वजह से पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, तो डी का पोटेंशियल ए के कंपैरिजन में लो होगा। तो लो पोटेंशियल को नेगेटिव से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर यदि मैं कोई रेजिस्टेंस ले लेता हूँ तो इसको मैं यदि ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ, तो बताओ इसमें ए से कनेक्ट कर दिया और डी से कनेक्ट कर दिया, तो इसमें करंट फ्लो होगी किधर से किधर, इस प्लस माइनस की वजह से। इस ये डी जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ए का प्लस और डी का माइनस, तो इससे ये बैटरी की तरह काम करेगा। तो किधर से किधर फ्लो होगी, प्लस से माइनस, ऐसे फ्लो होगी, इस तरीके से फ्लो होगी। और यदि कोई बैटरी में ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ तो ये बैटरी फ्लो करेगी इधर प्लस से माइनस। तो यदि ये वोल्टेज जैसे 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और ये भी 2 वोल्ट है, तो 2 वोल्ट और 2 वोल्ट कैंसिल होके
जीरो करंट दे देंगे। अब जीरो करंट हो पाई है नहीं हो पाई है उसको चेक करने के लिए गैल्वेमीटर लगा देते हैं। तो गैल्वेमीटर में यदि निडल जीरो पे आ जाती है, गैल्वेमीटर में यदि निडल कहाँ पे कितने पे आ जाती है, जीरो पे, इट मीन्स इसमें जो करंट की वैल्यू है वो जीरो है। तो जीरो क्यों हो पाई, बैटरी का जो वोल्टेज है वो क्लॉकवाइज फ्लो करना चाह रहा है और ये जो ए डी का जो वोल्टेज है ए से डी तक का ये एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करना चाह रहा है। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो इसमें करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे एक गैल्वेमीटर भी काम में लेते हैं और गैल्वेमीटर से ये देखते हैं कि करंट की वैल्यू जीरो हो गई है क्या। कैसे चेक करते हैं करंट की वैल्यू जीरो, जब इसके गैल्वेमीटर की निडल जीरो पे आ जाएगी इसका मतलब इस सर्किट में करंट जीरो हो गई। और ये जो सर्किट बनता है इस प्राइमरी के नीचे, इस सर्किट को कहते हैं सेकेंडरी सर्किट। क्या कहते हैं इसको, सेकेंडरी सर्किट। तो गैल्वेनोमीटर में जब करंट की वैल्यू जीरो हो जाती है, मतलब सेकेंडरी सर्किट में जब करंट की वैल्यू जीरो हो जाती है, गैल्वेमीटर में जो निडल जीरो पे दिखाई दी जाती है तो उस पोजीशन को कहते हैं बैलेंस कंडीशन। क्या कहते हैं, बैलेंस कंडीशन। तो बैलेंस कंडीशन के केस में ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस और नीचे जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने बैटरी की हेल्प से कनेक्ट किया है, तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस दोनों इक्वल हो जाते हैं। और जब इक्वल हो जाएंगे लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट, ये एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करना चाह रहा है और ये क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन में अपोजिट और मैग्नीट्यूड में इक्वल हो जाएंगे तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल हो जाएंगे तो सेकेंडरी सर्किट में करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी और सेकेंडरी सर्किट में करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो गैल्वेमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा। अच्छा, तो इस चीज को हम यूज करके एक्स फाइंड करेंगे। तो एक्स कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे जो सेल कनेक्ट करेंगे सेकेंडरी सर्किट में वो स्टैंडर्ड सेल कनेक्ट करेंगे। स्टैंडर्ड सेल किसको कहते हैं, जिसका ईएमएफ हमें पहले से नोन है। तो जैसे कोई सेल है जिसका ईएमएफ नॉन है पहले से, तो उसको स्टैंडर्ड सेल कहेंगे। स्टैंडर्ड सेल के ईएमएफ को ई के बजाय ईएस से डिनोट कर रहे हैं। फिर यहाँ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के दो टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल को नेगेटिव से कनेक्ट, इधर बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया और बैटरी का जो पॉजिटिव है वो इस ए से कनेक्ट कर दिया। तो ये तो हाई पोटेंशियल एंड है ना, ये हाई पोटेंशियल एंड है। ए से इधर वायर पे आगे बढ़ूंगा तो ये ए के कंपैरिजन पोटेंशियल लो होता चला जाएगा। अच्छा, गैल्वेमीटर का जो दूसरा एंड है वो जॉकी से, जॉकी क्या चीज़ है, कॉपर का एक थिक वायर है जिसके ऊपर प्लास्टिक का कवर होता है। तो प्लास्टिक के कवर को हम पकड़ते हैं तो कनेक्टिंग वायर मतलब कॉपर वायर से इस जॉकी को कनेक्ट कर लिया, थिक वायर को, और प्लास्टिक का कवर इसके ऊपर रहता है, प्लास्टिक के कवर को हमने पकड़ लिया। फिर इस वायर पर ए के पास हम टच करते हैं। तो जैसे ए के पास टच करेंगे हम या ए पे टच करेंगे तो जो सेकेंडरी सर्किट बनेगा उसमें केवल ईएस होगा, तो ईएस की वजह से करंट फ्लो होगी ऐसे। तो गैल्वेमीटर में निश्चित रूप से डिफ्लेक्शन मिलेगा, या तो लेफ्ट में या राइट में, मतलब निडल जीरो पे नहीं रहेगी। तो इसको यहाँ पे टच करते हैं तो केवल ईएस है सेकेंडरी सर्किट में, तो निश्चित रूप से ईएस की वजह से करंट फ्लो होगी, तो इसमें डिफ्लेक्शन मिलेगा निडल का, या तो लेफ्ट में या राइट में। फिर जॉकी को इस वायर पे धीरे धीरे टच करते हुए आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, तो यहाँ पे ये पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। और जब ये पोटेंशियल डिफरेंस ईएस के इक्वल हो जाएगा तो ये दोनों इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। ये करंट इधर फ्लो करेगा और ये करंट इधर फ्लो करेगा। इसमें प्लस ये और माइनस ये, तो प्लस से बाहर की ओर, इसमें करंट प्लस से बाहर की उधर, तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगी। और जब निडल जॉकी को हम यहाँ पे टच करते हुए आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, निडल की तरफ हम देखते जाते हैं लगातार, तो जब निडल इसकी जीरो पर आ जाएगी उसी जगह पे हम रोक लेंगे जॉकी को। वो पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है इस वायर पे, है ना। तो डी पॉइंट पहले से नहीं होता है, डी पॉइंट हमने ऑब्टेन करते हैं वैसे जॉकी को धीरे धीरे खिसका के, तो निडल जीरो की तरफ आती चली जाएगी। ये जीरो है, ऐसे ये 1 एम्पियर, ये 2 एम्पियर, ये 1 एम्पियर, ये 2 एम्पियर। तो इसको जॉकी को वायर से कनेक्ट करके इस वायर के ऊपर ए के पास टच करके हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्टिंग में जब ए के पास टच करते हैं तो निडल डिफ्लेक्ट रहेगी, या तो लेफ्ट में या राइट में।
अब इस वायर के ऊपर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो निडल जीरो की तरफ आती चली जाएगी, जीरो की तरफ आती चली जाएगी। सपोज करते हैं जॉकी को यहाँ टच करने से इसकी निडल जीरो पे आती है, तो ये पॉइंट डी हो जाएगा। ठीक, ये वायर है एकदम स्ट्रेट सीधा, यूनिफॉर्म थिकनेस का वायर होता है ये। तो जॉकी को यहाँ टच करने से सपोज करते हैं इसमें निडल में डिफ्लेक्शन जीरो आ गया। टच किया हमने, बांधा नहीं है ना, तो टच करने को या एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जॉकी है, जॉकी क्या चीज़ है, मोटा तार। वैसे इसको ऊपर से टच करते हैं ऐसे, ये ऐसे नीचे से लग रहा है डायग्राम में। ऐसे इस पे ऐसे टच करते हुए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, और जब निडल जीरो पे आ जाती है तो रुक जाते हैं। तो ये डी पॉइंट है वायर के ऊपर, और ये जॉकी है जी। तो मोटा तार जो है कांटेक्ट बनाने में, टच करने में इजी रहेगा, इसलिए मोटा तार यूज करते हैं। उस मोटे तार को जॉकी कहते हैं, कॉपर का होता है वो मोटा तार। तो जॉकी की हेल्प से हमने ये डी पॉइंट फाइंड कर लिया। डी पॉइंट को कहते हैं बैलेंस पॉइंट। तो जिसके ऊपर, इस वायर के ऊपर जो ये डी पॉइंट है, जहाँ पर हमने जॉकी को टच करने से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो देखा है। तो जब ये जीरो देख लिया तो ए का पोटेंशियल हाई है प्लस, और डी का पोटेंशियल ए के कंपैरिजन में लो है। तो ए के कंपैरिजन में लो है तो माइनस। तो ए से डी तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? इस वायर की यूनिट लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस एक्स है, एक्स जिसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। इससे पहले हमने एक्स से डिनोट किया था ना पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ए से डी की यदि हम लेंथ स्मॉल एल एज्यूम कर लेते हैं, स्मॉल एल, तो इसको बैलेंस लेंथ कहते हैं, डी को बैलेंस पॉइंट कहते हैं, और ए से डी की जो डिस्टेंस है इसको बैलेंस लेंथ कहते हैं। इसके पैरेलल में स्केल लगा रहता है ये वाला, तो इस स्केल की हेल्प से, पैरेलल में लगे स्केल की हेल्प से स्मॉल एल को रीड कर लिया जाता है। तो इसकी यूनिट लेंथ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक्स से डिनोट किया था। तो एल लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? एक्स इंटू एल, एक्स इंटू एल। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अच्छा, इसका गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो है सर्किट में, तो बताइए इससे फ्लो होने वाली करंट कितनी होगी? जीरो, क्योंकि ना तो क्लॉकवाइज फ्लो होगी, ना तो क्लॉकवाइज फ्लो होगी और ना ही एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगी, क्योंकि तभी इसमें डिफ्लेक्शन जीरो है। और जब सेल से करंट फ्लोइंग जीरो है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होगा? ईएमएफ के इक्वल। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसके ईएमएफ ईएस के इक्वल, और ये पोटेंशियल डिफरेंस करंट फ्लो करेगा प्लस से बाहर की तरफ, और ये पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हमने एक्सएल कहा है, एक्स इंटू एल, ये फ्लो करेगा एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और डायरेक्शन अपोजिट दिखाई दे रही है, क्योंकि करंट फ्लो की जो टेंडेंसी है दोनों की अपोजिट है। तो जब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तभी इसमें डिफ्लेक्शन जीरो होगा। तो डिफ्लेक्शन जीरो हमें आंखों से दिखाई दे रहा है, इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो ये मैग्नीट्यूड कितना दिखाई दे रहा है? ईएस, और ये मैग्नीट्यूड कितना? यूनिट लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस एक्स, तो एल लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस एक्सएल। कहाँ से कहाँ तक का? ए से डी तक का पोटेंशियल डिफरेंस एक्सएल। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये पोटेंशियल डिफरेंस मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट होंगे, क्योंकि हमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो दिखाई दे रहा है। तो अब इस फॉर्मूले से हम एक्स फाइंड कर सकते हैं। एल को इस ईएस के नीचे ले जाओ, तो ईएस अपॉन एल। तो ईएस कौन सा सेल होता है? जिसका ईएमएफ हमें पहले से नोन होता है, जिसका ईएमएफ नोन होता है उसी को स्टैंडर्ड सेल कहते हैं। तो ये स्टैंडर्ड सेल है, इसका ईएमएफ हमें नोन है। स्मॉल एल, ए से डी तक की डिस्टेंस पैरेलल में लगे स्केल से रीड कर लेते हैं, पैरेलल में ये स्केल लगा रहता है, तो स्मॉल एल स्केल से रीड कर लेते हैं। ये हमें पहले से नोन होता है, तो दो इसकी कैलकुलेशन से फिर एक्स की वैल्यू नोन हो जाती है। तो ईएस को वायर पर बैलेंस करना, बैलेंस करने का मतलब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो देखना विद द हेल्प ऑफ जॉकी। जॉकी क्या चीज़ है? जॉकी को इस वायर के ऊपर टच करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, और जब निडल जीरो पर आ जाएगी तो रुक जाएंगे। तो डी पॉइंट ऑब्टेन करना, बैलेंस पॉइंट ऑब्टेन करना, इसका मतलब ईएस को इस वायर के ऊपर बैलेंस करना,
और बैलेंस करके फिर ये फॉर्मूला लिखेंगे। जब बैलेंस हो जाएगा तब ES की वैल्यू XL और तब X की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो ES को बैलेंस करके इस फॉर्मूले से X को फाइंड करना क्या कहलाता है? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर कहलाता है। तो इस मेथड से हम X फाइंड कर लेते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूजेज ऑफ पोटेंशियोमीटर। यूजेज ऑफ पोटेंशियोमीटर का मतलब है यूज ऑफ प्राइमरी सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर। एक्चुअल में पोटेंशियोमीटर क्या चीज़ है? ये प्राइमरी सर्किट है। इस प्राइमरी सर्किट की हेल्प से ही हम चीज़ फाइंड करते हैं। तो जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको सेकेंडरी सर्किट में कनेक्ट करते हैं, इसको सेकेंडरी सर्किट कहते हैं। इस प्राइमरी के नीचे जो सर्किट बनता है ये, इसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी सर्किट। सेकेंडरी सर्किट। तो पोटेंशियोमीटर के प्राइमरी सर्किट की हेल्प से हम कुछ वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे अननोन सेल है कोई, किसी सेल का EMF हमें नोन नहीं है तो उसकी वैल्यू फाइंड करना। दो सेलों की EMF का कंपैरिजन करना, मतलब दो सेल की EMF का रेशो फाइंड करना। किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस पता नहीं है, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करना। तो इस तरीके से यूजेज ऑफ पोटेंशियोमीटर। उसको एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर भी बोल सकते हैं। पोटेंशियोमीटर एक्चुअल में क्या चीज है? यहाँ पे ये प्राइमरी सर्किट जो है ना, इसी को पोटेंशियोमीटर कहते हैं। इसी की हेल्प से हम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले वैल्यू फाइंड करेंगे, किसी सेल का EMF फाइंड करना है ना। तो हेडिंग डाल देते हैं यूजेज ऑफ पोटेंशियोमीटर। नंबर 1, टू फाइंड EMF ऑफ गिवन सेल। कोई सेल दे दिया आपको, उसका हमें EMF फाइंड करना है इसकी हेल्प से। तो प्राइमरी सर्किट बनाएंगे, प्राइमरी सर्किट की हेल्प से ही फाइंड करेंगे। प्राइमरी सर्किट के वायर पर, मतलब पोटेंशियोमीटर के वायर पर हम बैलेंस करके और फॉर्मूला लिख के फाइंड करते हैं। तो प्राइमरी सर्किट तो हमेशा बनेगा। तो सबसे पहले हम प्राइमरी सर्किट बना रहे हैं। प्राइमरी सर्किट में AB वायर है, पोटेंशियोमीटर वायर, एकदम स्ट्रेट बनाएंगे। वैसे तो स्ट्रेट नहीं होता, इस तरीके से होता है, लेकिन सर्किट में हम यहाँ पे स्ट्रेट बना रहे हैं। फिर इसमें करंट फ्लो करने के लिए EP, प्राइमरी सर्किट की बैटरी, इंटरनल स्मॉल r, करंट को कंट्रोल करने के लिए रियोस्टेट, कंट्रोल क्यों करते हैं करंट को? जो यहाँ पे जैसे 10 मीटर लेंथ वायर है, तो यहाँ 90 तार पर हम बैलेंस लेंथ लेते हैं, तो जो एरर है वो मिनिमम रहती है मेजरिंग में। बैलेंस लेंथ जब हम मेजर करेंगे तो 9th नंबर के वायर पे हम कोशिश करते हैं कि ये बैलेंस लेंथ, बैलेंस पॉइंट मिले, D पॉइंट मिले। इसलिए करंट की वैल्यू इस तरीके से ही करते हैं, कंट्रोल करनी पड़ती है। मतलब ये हाई करंट फ्लो करेगा तो कंट्रोल करना पड़ेगा, लो होगा वोल्टेज इसका EP का, जैसे यूज करने पर ये डिस्चार्ज हो जाती है तो फिर यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू कम करनी पड़ेगी रियोस्टेट में। और यदि फुली चार्ज है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ से इंक्रीज करनी पड़ेगी, मतलब RS की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। तो अब इस की को ऑन कर देते हैं तो इसमें करंट फ्लो होगी, और जब पोटेंशियोमीटर वायर में करंट फ्लो होगी तो पोटेंशियोमीटर वायर का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और पोटेंशियोमीटर वायर का पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो X की वैल्यू कुछ होगी। और जब तक हम करंट फ्लो नहीं करेंगे, इसमें की को ऑन नहीं करेंगे, तो करंट जीरो रहेगी। करंट जीरो रहेगी तो पोटेंशियल डिफरेंस A से B तक का जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस ही पूरी लेंथ का जीरो, तो X की वैल्यू भी जीरो रहेगी। X क्या चीज़ है? यूनिट लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब पूरी लेंथ का ही पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो यूनिट लेंथ का भी जीरो होगा। तो जब X जीरो होगा तो कोई भी सेल नीचे से बैलेंस होगा ही नहीं, तो हमें X की वैल्यू कुछ अमाउंट रखनी पड़ेगी पहले। और इस तो जब X की वैल्यू रखेंगे तो AB होना चाहिए। AB कब होगा? जब इसमें करंट होगा, मतलब VAB होगा।
तो VAB रखने के लिए पहले इसमें करंट फ्लो करनी पड़ेगी, तो सबसे पहले स्विच को ऑन कर देते हैं। तो इसमें कुछ करंट फ्लो होगी, उस करंट के अकॉर्डिंग इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसके अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू होगी। अब जिसका हमें वैल्यू फाइंड करनी है, जिस सेल के ईएमएफ की, उस ईएमएफ को जब कनेक्ट कर देते हैं, लेट उसका ईएमएफ ई है। बैलेंस करने के लिए गैल्वेनोमीटर, इस सेल का पॉजिटिव हमेशा कनेक्ट करते हैं ए से, मतलब इधर जो भी सेल कनेक्ट करेंगे तो उसका पॉजिटिव ए से कनेक्ट करेंगे। ए का मतलब हाई पोटेंशियल, गैल्वेनोमीटर का एक एंड नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, दूसरा एंड जॉकी से कनेक्ट करेंगे और जॉकी को फिर इस वायर के ऊपर ए पे टच करके धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और इसकी निडल को देखते जाएंगे। जब इसकी निडल 0 पे दिखाई दे जाएगी हमें, तो जॉकी को वायर के ऊपर रोक लेंगे। स्टार्टिंग में जॉकी को जब हमने ए के पास टच किया तो इसका डिफ्लेक्शन या तो लेफ्ट में मिलेगा या राइट में मिलेगा, लेकिन हम धीरे धीरे इस पर आगे बढ़ रहे हैं। जॉकी को इस वायर के ऊपर टच करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो इसकी निडल 0 की तरफ आती चली जाएगी। तो जब 0 पर आ जाती है तो वहीं पर जॉकी को रोक लेंगे। ठीक, तो जिस पॉइंट पे जॉकी को टच करने से इसमें डिफ्लेक्शन 0 मिला है, इस वायर के उस पॉइंट को डी से डिनोट करते हैं और ए से उसकी डिस्टेंस को स्मॉल एल से। ठीक, तो अब एल लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इस ए बी वायर की यूनिट लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस हम एक्स मानते हैं, जिसको पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। तो फिर एल लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, एक्स एल। अब इसमें डिफ्लेक्शन 0 मिला है, इसका मतलब इस सेकेंडरी सर्किट में दो पोटेंशियल डिफरेंस हैं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो देखो ये ए प्लस है और डी माइनस है, तो ये प्लस माइनस किधर फ्लो करेगा, इधर, और ये फ्लो किधर करना चाहेगा, इधर। तो दोनों की टेंडेंसी करंट फ्लो करने की अपोजिट है, और मैग्नीट्यूड जब इक्वल होगा तभी इसमें डिफ्लेक्शन 0 मिलेगा, तभी सेकेंडरी सर्किट में करंट 0 होगा। तो लेकिन सेकेंडरी सर्किट में करंट 0 हम आंखों से देख रहे हैं, डिफ्लेक्शन 0 दिखाई दे रहा है इसलिए, और जब डिफ्लेक्शन 0 है इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट हमें दिखाई दे रही है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड निश्चित रूप से इक्वल होगा। तो ई की वैल्यू किसके इक्वल, एक्सएल के इक्वल। तो फिर ई की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, एक्स की वैल्यू हम स्टैंडर्डाइजेशन से फाइंड कर लिया था इससे पहले। अभी स्टैंडर्डाइजेशन से क्या फाइंड किया था, ई को यहाँ पे पहले ई की जगह पे हमने ई एस को बैलेंस किया था। तो ई एस के लिए जो बैलेंस लेंथ आई थी उसको हमने स्मॉल एल ले लिया था पहले, लेकिन स्मॉल एल के बजाय एल एस से डिनोट करते हैं। तो फिर एक्स का फॉर्मूला लिखेंगे ई एस अपॉन एल एस। स्टैंडर्डाइजेशन मेथड से, इससे पहले वाला जो मेथड किया था उसमें एक्स का फॉर्मूला क्या था, ई एस अपॉन एल एस। ई एस जो बैलेंस हुआ था वो सपोज करते हैं एल एस लेंथ पे बैलेंस हुआ, तो फिर एक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, एल एस नीचे चला जाएगा, तो एक्स की वैल्यू, इस फॉर्मूले से एक्स की वैल्यू फाइंड करके फिर यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, और ये स्मॉल एल। तो ई को बैलेंस करने से पहले इस जगह पे ई के बजाय ई एस कनेक्ट करके बैलेंस लेंथ फाइंड की जाती है। उस बैलेंस लेंथ को ई एस के केस में एल एस से डिनोट करते हैं, और फिर इस फॉर्मूले से एक्स फाइंड हो जाएगी। एक्स की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करके पुट कर दो, चाहे एक्स का फॉर्मूला पुट कर दो। तो देखो ई एस क्या होता है, जो सेल हमें पहले से नॉन होता है जिसका ई वो होता है, तो इसका तो नॉन है, वो पुट कर देंगे। एल एच भी स्केल से देखते हैं और एल भी स्केल से देखते हैं। एल तो इस ई सेल के लिए बैलेंस लेंथ है और एल एस ई एस सेल के लिए बैलेंस लेंथ है, तो तीनों की वैल्यू पुट करके हम ई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ई का नाम क्या है, कोई सेल है जिसका ईएमएफ हमें पता नहीं था, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हमें वो सेल का ईएमएफ फाइंड हो जाता है। तो ये फर्स्ट यूज हो गया पोटेंशियोमीटर का। पोटेंशियोमीटर का यूज का मतलब पोटेंशियोमीटर का जो ये प्राइमरी सर्किट है इसकी हेल्प से हमने, और गैल्वेनोमीटर की हेल्प से बैलेंस करके ये फॉर्मूले से फाइंड किए। अच्छा, दूसरा यूज, टू फाइंड रेशियो ऑफ ईएमएफ ऑफ टू गिवन सेल। सेकंड यूज,
फाइंड रेशो ऑफ EMF ऑफ टू गिवन सेल। दो सेल दिए गए जिनका EMF का रेशो फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, या सर्किट में एक बार एक सेल को बैलेंस करेंगे, एक बार एक सेल को बैलेंस करेंगे। इस सेल का EMF सपोज करते हैं E1 है, इस सेल का EMF सपोज करते हैं E2 है। अच्छा, जो ये गैल्वेमीटर का ये वाला जो एंड है वो यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं इसको। और ये जो पॉइंट है इस पोटेंशियोमीटर वायर का जो ए पॉइंट है वो ऑलवेज यहाँ पे जो सेल कनेक्ट किए जाते हैं उनकी पॉजिटिव साइड में कनेक्ट किया जाता है हमेशा। तो बताओ, ये जब इसको कनेक्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाएगा, ये इसको कनेक्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव। अभी ये जो स्विच है वो ओपन है, इसका मतलब अभी ये कनेक्शन में नहीं आए। इन स्विच का नाम दे देता हूँ K1 और K2। तो जैसे इस K1 को ऑन करूँगा तो ये E1 सेल सर्किट में आ जाएगा। तो E1 सेल के लिए बैलेंस पॉइंट फाइंड करेंगे, तो वो बैलेंस पॉइंट सपोज करते हैं L1 लेंथ पर फाइंड होता है विद द हेल्प ऑफ जॉकी को इस पर खिसका कर धीरे धीरे। तो L1 पर फाइंड होता है तो ये XL1 हो जाएगा। तो बताओ, गैल्वेमीटर में जब डिफ्लेक्शन 0 मिला, इसका मतलब E1 की वैल्यू किसके इक्वल, XL1 के इक्वल। E1 की वैल्यू XL1 के इक्वल। ऐसे अब इस K1 को हटा देंगे, फिर K2 लगा देंगे। जैसे K2 लगाएंगे और K1 को हटा देंगे तो E2 सर्किट में आ जाएगा। फिर E2 के लिए बैलेंस लेंथ फाइंड करेंगे, जॉकी को यहीं पे टच करके धीरे धीरे आगे खिसकाएंगे। तो फिर कोई D पॉइंट वो पहले भी मिल सकता है, बाद में मिल सकता है। इससे वो डिपेंड करेगा E2 की वैल्यू E1 से ज़्यादा है या कम है। यदि E2 की वैल्यू E1 से ज़्यादा हुई तो बैलेंस पॉइंट दूर मिलेगा, और E2 की वैल्यू यदि E1 से कम हुई तो बैलेंस पॉइंट नज़दीक मिल जाएगा। तो अब हमें पता नहीं है E2 E1 से कम है या ज़्यादा है, तो बैलेंस पॉइंट कहीं पे भी मिल सकता है। मतलब बैलेंस लेंथ E2 के लिए जो डिनोट की जाएगी वो L2 से डिनोट की जाएगी। तो सपोज करते हैं E2 के लिए बैलेंस लेंथ कितनी मिली, L2। तो फिर E2 इजकल टू XL2। X दोनों केसों में सेम रहेगी, क्योंकि X किस पर डिपेंड है, इस प्राइमरी सर्किट की X होती है। प्राइमरी सर्किट की करंट के अकॉर्डिंग, मतलब A से B जो वायर है इसमें जो करंट फ्लो हो रही है उस करंट पर X डिपेंड करेगा। इस करंट पर पोटेंशियल डिफरेंस A से B तक का डिपेंड करेगा, और जब पोटेंशियल डिफरेंस I पे डिपेंड कर रहा है तो I किस पे डिपेंड करेगी, R डैश पे, स्मॉल r पे, EP पे, और इसकी रेजिस्टेंस R पर। तो इनको दोनों ही केसों में हमने चेंज नहीं किया, इसकी पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं किया, रियोस्टेट की बैटरी को चेंज नहीं किया, पोटेंशियोमीटर वायर को चेंज नहीं किया। इसका मतलब EP, स्मॉल r, R डैश और कैपिटल R की जब वैल्यू चेंज नहीं हुई तो फिर I की वैल्यू चेंज नहीं होगी। I की वैल्यू नहीं चेंज होगी तो IR मतलब A से B तक का पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होगा और L भी चेंज नहीं हुआ लेंथ A से B तक का, तो यूनिट लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज नहीं होगा। तो प्राइमरी सर्किट में हमने कोई भी चेंज नहीं किया, इसका मतलब X में कोई भी चेंज नहीं होगा। सेकेंडरी सर्किट में E को चेंज किया है, सेल बदला तो बैलेंस लेंथ बदल जाएगी बस। तो ये दो बार हमने बैलेंस लेंथ फाइंड करी विद द हेल्प ऑफ गैल्वेमीटर और जॉकी की हेल्प से। तो अब हम इसमें डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट को सेकंड से। तो डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकंड, तो क्या मिलेगा, E1 अपॉन E2 इक्वल टू XL1 अपॉन XL2। X से X कट हो जाएगा, तो फिर E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। तो L1 और L2 पैरेलल में लगे स्केल से रीड कर लेते हैं। ये लकड़ी के तख्ते पर, वुडन कार्डबोर्ड पर ये पैरेलल में स्केल लगा रहता है, तो स्केल की हेल्प से L1 और L2 को रीड कर लिया जाता है। तो L1 L2 पुट करके कैलकुलेशन से E1 बाई E2 फाइंड हो जाता है।
तो इस तरीके से दो सेलों के ईएमएफ का हम रेशो इस पोटेंशियोमीटर की हेल्प से, पोटेंशियोमीटर के प्राइमरी सर्किट की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यूज पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज हमने दो यूज कराए और पोटेंशियोमीटर को बताया।